जेडीए की तरफ से रूपनगर में जो ड्राइव चलाई गई, उसके बाद वहां पर सियासत तेज हो गई है। लेकिन वहां पर जब हम कवर कर रहे थे तो हमने एक प्रश्न रेज किया था उन लोगों के बिहाफ पर, उनसे पूछा था तो उन्होंने हमें कहा कि हम यहीं पर रहते थे, हमारा कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है, कोई और प्रॉपर्टी नहीं है। तो तब हमने एक प्रश्न रेज किया था कि जब किसी की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है तो ठीक है, ये लोग इंक्रोचर हैं, तो फिर इनका कोई ना कोई तो व्यवस्था होगी, कहीं से तो ये लोग आए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो फिर इनकी रहने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि भारत में तो जब लोग बाहर से आते हैं तो उनकी भी रहने की व्यवस्था की जाती है, तो फिर अपने लोगों को बेघर कैसे किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद वहां पर सियासत तेज हो गई है, राजनीतिक लोग जो हैं, पार्टियां जो हैं, उनके बड़े बड़े लीडर जो हैं वो वहां पर जा रहे हैं। और उस ड्राइव के बाद जिन लोगों के वहां पर प्लॉट्स हैं वो भी सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने वहां पर जो पेमेंट थी जेडीए की वो उनको पे की है, और वो 6-7 साल से लटके हुए हैं, उनको वहां पर वो प्लॉट लेने खरीदने के बाद भी उनको वहां पर पोजेशन मिल नहीं रही। इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट अंकुश शर्मा। ये उन जो प्लॉट के ओनर हैं, जिन्होंने वो प्लॉट परचेज किए हैं, उनकी तरफ से ये केस भी फाइट कर रहे थे कोर्ट के अंदर, और इनकी जीत भी हुई थी। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि कितने साल ये केस जो था कोर्ट में चला, उसके बाद जीत हुई। देखिए 6-7 साल कोर्ट में केस चला, और कोर्ट में केस क्या था कि जो लोग आज वहां से बेघर हो रहे हैं, जिन्हें आप कह रहे हो कि बेघर किया जा रहा है, यही लोग कोर्ट में आए थे और कोर्ट को ये कहा कि हम जानते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है, हम जानते हैं कि ये जेडीए की ज़मीन है, लेकिन चूंकि हम बहुत देर से यहाँ पे रह रहे हैं, ABCD और कोई लीगल रीजंस हैं जिसके आधार पे इस ज़मीन की मालिकाना हक हमें दे दिए जाए। तो उस केस में शुरू में कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास किया था, जिसके कारण जेडीए कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं कर सकती थी। जेडीए की जमीन होते हुए भी वहां से इन्हें खाली नहीं करवाया जा सकता था। तो अल्टीमेटली उस दौरान जेडीए ने प्लॉट्स भी आवंटित किए थे, और 127 फैमिलीज थीं जिन्होंने पैसे भी दे दिए थे, लेकिन पोजीशन नहीं ले पाए थे क्योंकि ये इलीगल पोजीशन में ऑलरेडी जमीन थी। तो वो लोग भी इस केस में फिर पार्टी बन गए, जिन्हें मैंने रिप्रेजेंट किया। और दिसंबर 2021 में, हालांकि मेरी एंट्री इसमें लेट हुई, अराउंड 2019 के अराउंड इस केस में, तो 2021 अंत में जाके इस केस पे फाइनल सुनवाई हुई, जिस फाइनल सुनवाई में जिन लोगों ने केस फाइल किया था वो केस हार गए। कोर्ट ने दिसंबर 2021, अच्छा ठीक है, दिसंबर 2021 में फैसला आ गया। बिल्कुल जो भी इनके तर्क थे, इस कारण से हमें मालिकी मिलनी चाहिए या हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, सब कुछ वहां पे कोर्ट ने कंसिडर किया और अल्टीमेटली पाया कि इनका क्लेम विदाउट एनी मेरिट है। तो ऐसे फैसला हो गया। जब केस खत्म हो गया तो इंटरिम डायरेक्शंस भी वेकेट हो गई, स्टे भी खत्म हो गया। तो ये दिसंबर 2021 में हुआ। उसके बाद जेडीए फैसला होने के बाद भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। तो ये जो 127 परिवार हैं, इसमें से कुछ लोग रेगुलरली डेली जेडीए के दफ्तर में जाके जेडीए से गुजारिश करते थे, अधिकारियों से उन्हें प्रेशराइज करते थे कि आप अब कानून सम्मत कोई कार्रवाई करें। उसके 1-1.5-2 महीने के बाद ये कार्रवाई हुई, जो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था केस लूज करने का कि होनी थी। अब इन बिटवीन देखिए, किसी की पीठ के पीछे तो फैसला हुआ नहीं था। इन बिटवीन और लीगल रेमेडीज अवेल की जा सकती थी पीड़ित पक्ष के द्वारा। जो अभी पीड़ित पक्ष बना हुआ है वो अपील में जा सकते थे। ओनरशिप के लिए अगर सपोज एक तरीके से उन्होंने ट्राई किया, नहीं मिला, तो और तरीके वो देख सकते थे कि क्या वो एलिजिबल हैं कानून में किसी दूसरे तरीके से ओनरशिप के लिए, क्योंकि और भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं कि अगर आपका लंबा सस्टेन्ड कंटिन्यूअस पोजेशन स्टेट लैंड पे है। कुछ डेट लाइन्स फिक्स की गई अंडर द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, LB6/432 कुछ ऑर्डर्स हैं, उसमें कुछ केसेस बन सकते हैं। चीफ मिनिस्टर्स गाइडलाइंस है 1971 की डिटेल, उसमें कुछ किया जा सकता है। तो अगर एलिजिबल हैं तो किया जा सकता। अब ये कुछ भी नहीं हुआ, लीगल रेमेडीज इन्होंने कुछ भी अवेल नहीं की। तो अल्टीमेटली क्लियरली ये सेटल हो गया, क्योंकि वो एलिजिबल होंगे ही नहीं बाकी सब चीज़ों में। इसलिए प्रोबेबली उन्होंने यहाँ पे रास्ता हाईकोर्ट का चुना था। यहाँ से केस का खत्म होने के बाद अल्टीमेटली इट हैपेंड, और इसीलिए फिर अब जिसकी ज़मीन है वो तो कब्जा लेगा ही, और प्लस उन्होंने आगे भी बेच दी है।
तो आप ये जानते हैं कि सारे ये लोअर मिडिल क्लास वाले लोग थे जिन्होंने पूरी अपनी मेहनत करके जमा पूंजी जो होती है उसी से लोग प्लॉट्स खरीदते हैं और घर बनाते हैं। अल्टीमेटली पूरा जीवन व्यतीत खत्म हो जाता है ये मकान बनाने में ही लोगों का। तो उनको ये 7 साल की देरी के बाद ये अब प्लॉट्स मिलने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जो अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि सियासत जिस तरीके से यहाँ पे गरमाई है, जेडीए ने फिर से अब चुप्पी साध ली है और कोई कार्रवाई जेडीए आगे फर्दर कर नहीं रहा है। एज ऑन डेट पोजीशन अभी भी उन्हीं के पास है। जो तोड़फोड़ हुई है व्हाटएवर जो है, लेकिन अल्टीमेटली पोजीशन तो हैंड ओवर नहीं किया गया। तो ये सारी परिस्थिति चल रही है। मुझे लगता है कि अगर इंक्रोच्ड लैंड पे आप बैठे हो तो फिर आपको वर्स्ट कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। इन द फर्स्ट प्लेस जब आपने घर बना लिए बिना ओनरशिप राइट्स अपने फेवर में करवाए, तो फिर उसके साथ साथ ये भी चलता है कि ये टूट भी सकता है। बिल्कुल। तो आई थिंक इन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तो हर किसी को प्रिपेयर रहना चाहिए। मतलब आप जो भी करते हैं उसके जो नेचुरल और प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके लिए कम से कम मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए आपको। मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत में भी मैंने बोला और जिस स्पॉट पर ये ड्राइव चलाई गई वहाँ पर भी हमने ये कहा कि अगर ये लोग इंक्रोचर हैं और वो दिख भी रहा है, तो ये बेसिकली इनके जो परिवार थे ये पहले कहाँ के रहने वाले थे, कोई कुछ है पता? ये देखिए ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो सुनी सुनाई ये जो जो हमारे क्लाइंट्स थे जो ये कहते हैं कि कोई कहते हैं कोई कश्मीर से आए थे, आसपास के क्षेत्रों से आए थे। कुछ इस पर क्लैरिटी नहीं है, मैं कुछ क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जम्मू के प्रोबेबली ये नहीं है। मे बी आपने आई डोंट नो आपने बातचीत करके जाना होगा या पूछा होगा तो आपको अधिक डिटेल्स पता होंगी, क्योंकि हमारा तो कोई संपर्क ऐसा उनके साथ हुआ नहीं और ना ही इस चीज़ का डिस्क्लोजर उन्होंने अपने कोर्ट केस में भी अधिक कुछ किया था। तो क्लेम कर रहे थे, कुछ कहते हैं बहुत देर से थे ये, इनमें से कह रहे हैं कि बहुत देर से यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं शायद 2015 के आसपास ही आए थे। तो वो भी सब डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट हैं। मुझे लगता है उसके ऊपर फिर वही साफ तरीके से बता सकते हैं तथ्यों के आधार पे, सबूत के आधार पे, कि कब से यहाँ पे थे कब से यहाँ पे नहीं थे। ये सारी जो ड्राइव चलाई गई एक कानूनी प्रक्रिया थी और जो विभाग का दायित्व था वो उसने निभाया, लेकिन अब आप एक राजनीतिक पार्टी भी बन गए हैं और आपको क्या लगता है कि किसी को अगर हम बेघर करें तो उसको किस तरह से करना चाहिए? अगर उसकी कोई व्यवस्था ना हो तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए कानून में तो कोई प्रावधान नहीं, कोई बेघर करने की बात ही नहीं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एनक्रोच्ड लैंड पे कोई भी प्रॉपर्टी बनाते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में जो उसका फैसला है उसके हिसाब से आपको फेस करने पड़ेंगे। उसमें घर या बेघर होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर टूटे, आशियाने टूटे, क्योंकि गलत तरीके से बनाए गए थे। इनफैक्ट अपनी ज़मीन पे अगर आपने साइट प्लान और अप्रूव्ड साइट प्लान के हिसाब से नहीं बनाया तो आपकी बिल्डिंग्स टूटती हैं यहाँ पे। देखिए कानून अपना काम करता है, उसके अपने तरीके होते हैं एग्जीक्यूट होने के, लेकिन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कानून की कंप्लायंस करके ही अगर आप चलेंगे तो देन फिर टोटली सब कुछ रिस्क फ्री है। अदरवाइज ये कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको फेस करने ही पड़ेंगे। अब आप किस तरीके का यहाँ पे वो बनाना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी ने एनक्रोच की ज़मीन और अल्टीमेटली वो सक्सीड नहीं कर पाया कोर्ट में, तो क्या उसे एक ऑल्टरनेट पीस ऑफ लैंड दे दिया जाएगा? अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है जो बीजेपी ने किया, जिस समय एम्स से लोगों को हटा के वहाँ पे सेपरेट प्लॉट्स दिए गए, एनक्रोचर्स को हटा के उन्हें रिहेबिलिटेट किया गया बिना किसी आधार के, बिना किसी कानूनी सपोर्ट के। या फिर सरोर में जो इशू हुआ था जिसमें पुलिस के साथ झड़प हुई थी और सरकारी ज़मीन पे, फॉरेस्ट की ज़मीन पे ये बैठे थे, वहाँ पे भी उनको घर बनाने के लिए पैसे भी मिले और ज़मीन के टुकड़े भी मिले। तो ये बहुत सीरियस प्रेसिडेंट्स सेटअप हो जाते हैं और फिर केवल एक धर्म विशेष, कोई ऐसा नहीं है कि बाकी यहाँ पे लोगों कि जिनके साथ हुआ उनको भी ऐसा ही हुआ। केवल धर्म विशेष के लोगों के लिए ये 2-3 चीजें हुई हैं और भाजपा सरकार में ये हुई हैं और भाजपा के नेताओं ने ये किया है। एलिगेशंस भी अब भाजपा पे ही लग रहे हैं। वो एक तरीका है कहने का, लेकिन भाजपा जितने तरीके से इनके साथ है, एनक्रोचर्स के साथ हो या जो भी इनका कश्मीर में वोट बैंक है उसके चलते एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो हुई है वो सच्चाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एनक्रोचर को ऑल्टरनेट पीस ऑफ लैंड देंगे उस इवेंचुअलिटी में, जिस इवेंचुअलिटी में वो केस लड़ने के बाद केस हार जाएगा, तो फिर तो यहाँ पे अनार्की फैल जाएगी। फिर मैं भी कब्जा कर लूँ कहीं गांधीनगर में और कब्जा करने के बाद केस डाल दूँ, तो केस तो हारना ही है क्योंकि मेरी ज़मीन होगी नहीं, कब्जा की होगी। और फिर जब केस हार जाएं तो फिर हम कहें कि भाई आप हमें ऑल्टरनेट पीस ऑफ लैंड दे दीजिए। क्या ऐसा प्रेसिडेंट हम सेटअप करना चाहते हैं? क्या ये पॉसिबल है?
नहीं, जो ये भी देखना जरूरी है ना कि कोई भी व्यक्ति जो इंक्रोचर है, अगर उसकी कोई पहले प्रॉपर्टी है, वो कहीं का वासी है, रहने वाला है, कोई तो उसके पास प्रूफ होगा। अगर वो वहां का है तो फिर उसको वहां पर भेज दिया जाए, फिर तो कुछ ऐसी गड़बड़ियां। देखिए, भेजने वो तो उसकी मर्जी है। अगर वो किसी जगह का है, कहीं पे उसकी प्रॉपर्टी है, जमीन है, कहीं दूर दराज के गांव का है, तो वो तो उसको किसी ने रोका नहीं है वहां से वहां जाने के लिए, तो वो तो जा ही सकता है उसमें। इज दैट लिबर्टी, मतलब वो तो जा ही सकता है उसमें, तो कोई प्रतिबंध नहीं लगा ना। ये जो जमीन है, सुनने में हमें ये आया था कि कुछ 100 कनाल जमीन के ऊपर इन लोगों ने वहां पर स्टे ले लिया था। 100 कनाल जमीन, 100 कनाल थी। 60-70 कनाल के करीब की तो डिटेल्स हैं। और आसपास की जो ज़मीन है, नॉर्मली ये होता है कि 60-70 कनाल अगर आपके कागज़ों के ज़रिए पोजीशन में है, तो एडजॉइनिंग भी अगर डिस्प्यूटेड है या सरकारी है, तो वो अल्टीमेटली दूसरे तरीके से आपका कब्जा वहाँ पे हो ही जाता है। तो मतलब उस तरीके से देखें तो 100 कनाल के करीब हो सकती है। इसीलिए 127 फैमिलीज जो थी उन्हें पोजीशन नहीं मिल पा रहा था अपने प्लॉट्स का। तो 127 फैमिलीज के हिसाब से आप देखें तो अंदाजन 100 कनाल के करीब ज़रूर होगा ये। अब फिर से वो जो चाह रहे थे 7 साल तो उनके वेस्ट हुए, पैसा भी दिया, मिला भी कुछ नहीं, और अब और लगता है कि वो लोग वेट ही करेंगे। हाँ, लगता तो यही है कि इस समय वेट करेंगे, क्योंकि प्रोबेबली गवर्नमेंट मशीनरी भी 2 मिनट में प्रेशर में आ जाती है ऐसे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के। तो प्रेशर सामने नज़र आ रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिन में क्या होता है, ये हिम्मत जुटा पाते हैं कि नहीं रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने में। क्योंकि अगर इन्होंने ये प्रेसिडेंट सेट करना है कि प्रेशराइज करके और दबाव बना के गलत चीज़ें करवाई जा सकती हैं सरकार से, फिर मुझे लगता है कि समाज को अपने आप को किसी दूसरे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर वो जो लोग कानून में विश्वास रखते हैं, उन्हें भी दूसरे रास्ते अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जेडीए की तरफ से कई ड्राइव्स पहले भी चलाई गई। ड्राइव तो चला ली जाती हैं, लेकिन उसके बाद उनका क्या होता है वो हम सब ने देखा है, और यहाँ पर भी यही सब दिख रहा है। तो इसके पीछे सिर्फ जेडीए ही दोषी है, या वो सरकारें भी हैं, जो सरकारें पहले यहाँ पर राज्य करके गई हैं और अब सियासत कर रही हैं? जहाँ तक सरकारों का सवाल है, तो सरकारों ने तो जम्मू कश्मीर में लैंड एनक्रोचमेंट्स को एक सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोसेस ही बना के रख दिया था, और रखा भी हुआ है। आपने देखा किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज के प्रोजेक्ट को इन्होंने यहाँ पे अनलीश किया, जिसमें लैंड एनक्रोचमेंट करना एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। उसके लिए कानून भी बनाए गए, आदेश भी पारित किए गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस भी दी गई, जो भी सारा हुआ। जहाँ तक जेडीए या ब्यूरोक्रेसी या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स की बात है, आप जानते हैं ये तो सारे डेंस ऑफ करप्शन है, थर्ड रेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ ऑफिसर्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सिस्टेमिक फ्लॉज ऐसे हैं कि वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, या तो पोस्टिंग ही नहीं मिलेगी, पोस्टिंग मिलेगी भी तो कुछ कर नहीं पाएंगे। उसका कारण यही है कि वी नीड ओवरऑल रिफॉर्म्स विद इन द सिस्टम। तभी हमारे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जेडीए हो, चाहे वो जेएमसी हो, चाहे वो जीएमसी हो, हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन के सेक्टर में, कहीं पे भी हो, जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, सिस्टेमिक और सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते, जब तक रेडिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं की जाती, जब तक कानूनों में कुछ बदलाव नहीं किए जाते जो सिस्टम को ओपेक बनाते हैं, अनअकाउंटेबल बना के रखते हैं, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। कुछ अच्छे लोग भी आ जाएंगे तो भी ठीक नहीं होंगी। मिली भगत से इनके ऑफिसर्स की चीज़ें होती हैं, इंक्रोचमेंट्स होती हैं, गलत कंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए तो आपको अल्टीमेटली बिगर लेवल पे आप देखेंगे तो रिफॉर्म्स ही करने पड़ेंगे, बिल्कुल स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी पड़ेगी आपको ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में तभी होगा। तो कलेक्टिवली तो मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ। लेकिन अब आप एक राजनीतिक पार्टी भी हैं, सभी लोग सियासत इसीलिए कर रहे हैं कि मोदी सरकार को हटाया जाए और हम कुर्सियों पे बैठे, लेकिन आप बिल्कुल उनके उलट बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं आपको नुकसान हो सकता है? ये लोग आपको कल 4 वोटर होंगे, वो भी चले जाएंगे, बोलेंगे ये व्यक्ति तो हमारे काम का है ही नहीं, ये हमारी बात करेगा ही नहीं। नहीं, हम तो बड़े व्यापक तौर पे बात कर रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी, हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अकाउंटेबल बनेंगे। हम तो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, हम तो बदलाव की बात कर रहे हैं, हम तो ऐसी सोच की बात कर रहे हैं कि जहां किसी के दिमाग में इंक्रोचमेंट करने की बात ही ना आए। अभी इंक्रोचमेंट करने में इंसेंटिव था या इंसेंटिव है जम्मू कश्मीर में,
क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि उनकी एनक्रोचमेंट रेगुलराइज हो जाएगी या फिर उन्हें वहां से कोई हटाएगा नहीं, ये पॉसिबिलिटी है। इसीलिए एनक्रोचमेंट्स एनकरेज होती है। हम एक डिसाइसिव तरीके से समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि समाज की कोई भी कुरीति जो है उसे डिफाइनिंग मतलब तरीके से उसे खत्म करेंगे। और क्या सॉल्यूशंस होंगे? बिल्कुल स्ट्रक्चरल चेंजेस, रिफॉर्म्स। आपके जो पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक गुड्स की डिलीवरी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी जो एक पब्लिक सर्विस और पब्लिक गुड्स की डिलीवरी का इंस्टीट्यूशन है, उसमें कैसी चेंजेस करें कि आपको किसी की सिफारिश की जरूरत ना पड़े एफआईआर लगवाने के लिए, कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, किसी भी दफ्तर में आपको किसी व्यक्ति को साथ में लेके ना जाना पड़े, ऐसा सिस्टम बनाना। तो वो रिफॉर्म, तो हम तो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोग, मैं कह रहा हूं 99% लोग हमारी इस सोच से मुतफिक हैं। किसी व्यक्ति का कुछ लोगों का भी निजी कोई नुकसान अगर सपोज होता है तो दैट डजंट डिफाइन कि उसके आधार पे पॉलिसीज नहीं बनेंगी। हम उन पॉलिसीज की बात कर रहे हैं जिसमें सबका भला हो, एक फेयर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल सिस्टम हो। एक सिस्टम काफी करप्ट हो गया है और ना जाने कितने केसेस हैं, कोर्ट में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार पुनः वापस से सभी की व्यवस्था वापस की जाए, क्योंकि ये तो ऐसे सुधरने वाले हैं नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। तो मैं वही, एक रीसेट की जरूरत है और रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैंने शुरू में ही कहा और मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में कहता भी हूं कि 1947 के बाद केवल 1991-92 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने स्टार्ट किए जो अभी तक चल रहे हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से हम स्टार्ट हुए, बीच में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, जीएसटी भी एक रिफॉर्म की कैटेगरी या डिमोनेटाइज, लेकिन ये सब इकोनॉमिक क्षेत्र में रिफॉर्म्स हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें तो मात्र 92-93 में 73rd अमेंडमेंट के जरिए, जहां पे आपने थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस, डेमोक्रेसी को, पावर स्ट्रक्चर्स को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, उनकी पावर्स डिफाइन की, वो करने का थोड़ा सा एक प्रयास किया जो अभी तक भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में, पावर स्ट्रक्चर्स में रिफॉर्म्स की बात ही नहीं की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो आपने किए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आपने बिल्कुल ही नहीं किए, जिसके कारण हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने रॉटन हो गए कि डेंस ऑफ करप्शन वो बन के रह गए हैं, अनअकाउंटेबल हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिसेज हैं जहाँ पे ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। तो जहाँ ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी वहाँ पे करप्शन तो एक सिम्टम रहेगा ही। जहाँ पे अनअकाउंटेबिलिटी होगी वहाँ लोगों का भला नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि सिस्टेमिक और सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कोर्ट्स की आपने बात की, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। इन पे फिर कभी चर्चा हो सकती है कि जुडिशरी में क्या रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल स्फेयर में क्या रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में क्या रिफॉर्म्स। लेकिन एक समराइज करना हो, और उसके लिए हम अलग प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन समराइज करना हो तो सिस्टेमिक एंड सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द एंटायर गवर्नेंस सेटअप, उसके बाद ही ये समस्याओं से हम निवारण पा पाएंगे, उसके बाद ही चीजें ठीक हो पाएंगी। इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल होंगे तो जनता का भी भला होगा। और फिर मुझे लगता है कि राजनीति इसी लेवल पे आके होनी चाहिए कि भाई आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या चेंजेस सजेस्ट करते हैं, कानूनों में क्या चेंजेस सजेस्ट करते हैं, क्या रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं, जिसके बाद लोगों का आम ये समस्या जो है जिससे वो जूझते रहते हैं उसका निवारण हो सके। राजनीति जब इस लेवल पे आएगी फिर हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि फिर आप बिगर गोल्स को लेके चर्चाएं करेंगे, डिबेट्स करेंगे। अभी तो केवल दिखावे की राजनीति चलती है। और आपने जैसे देखा कि इसी केस में आज यहाँ पे लीगल रेमेडी सजेस्ट करने के बजाय लोग वहां पे जाके राजनीति कर रहे हैं, और यही परवर्टेड फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म भी है। बाकी जगह पे जहां पे एविक्शन ड्राइव्स हुई, यहाँ गरीबों को निकाला गया, कुछ केसेस में गलत भी किया गया, वहां पे ये लोग नहीं आए। जब समुदाय विशेष की बात आती है तो ये गैंग जो है वो इकट्ठा हो जाता है, शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर दी जाती है हर जगह। मॉडल वहां पे सक्सेसफुल हुआ, मोदी सरकार ने घुटने टेके, सीएए पे रूल्स नहीं बनाए, शाहीन बाग के प्रेशर में अभी तक नहीं बनाए। हिंदुओं को, सिखों को जो पाकिस्तान में मर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, यहाँ पे जो 2014 से पहले के आए उन्हें नागरिकता नहीं दी। क्यों? क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएगा। शाहीन बाग की तो वो मॉडल सक्सेसफुल हुआ, उसी मॉडल को यहाँ पे डुप्लीकेट, रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो जितने भी लोग आपको यहाँ पे जाते हुए अब देख रहे हैं, अब आप इन्हें देख लीजिए, समझ लीजिए, ये एक्सपोज हो रहे हैं अपनी सेलेक्टिविज्म के लिए, अपने कम्युनल एक्चुअल एजेंडा के लिए, क्योंकि सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ के इसी तरीके के एक्टिविज्म को ये सेक्युलरिज्म कहते हैं। अल्टीमेटली समुदाय विशेष, धर्म विशेष के फेवर में
चाहे वो कोई भी गलत काम कर रहे हों, इनके फेवर में खड़े हो जाना ही इनके हिसाब से सेक्युलरिज्म था। जब हम इन चीज़ों को एक्सपोज करते तो हमें ही कम्युनल कहा जाता है। बट देन आप ये देख लीजिए, और ये सिर्फ मुसलमान समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी भी और जितने भी लोग वहाँ पे गए, मोस्ट परवर्टेड फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, मुस्लिम अपीजमेंट, या जो भी आपको वहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे ये सब लोग एक्सपोज हो गए। तो मुझे लगता है कि जनता ऐसे लोगों को अच्छा सबक आने वाले समय में सिखाएगी। एक और बात मैं जानना चाहूँगा आपसे, जब हम उन लोगों से वहाँ पर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जब महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी तो उन्हीं के आदेश की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने आदेश दिया और हम यहाँ हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं देखिए वो उसी आदेश की बात कर रहे हैं जो 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर मैंने पब्लिक डोमेन में लाया था, सामने रखा था। तो आपके साथ बात करते हुए ऑन कैमरा उन्होंने ये बात कही है। हाँ। तो देखिए 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर क्या था, उसमें कहा गया था कि मुसलमान जम्मू संभाग में जिस जगह पे कब्जा कर लेंगे वो करने दिया जाएगा, कोई डीएम कोई एसएसपी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। और इस बात की पुष्टि उन्होंने भी की। तो अराउंड 17-18 के करीब या उसके अराउंड ही यहाँ पे ये फिर इन्होंने ये कब्जा अपना और सुदृढ़ कर लिया होगा, इन द सेंस कि मे भी पहले से हो, लेकिन वो ऑर्डर आने के बाद तो बिल्कुल। तो देखिए इन्हीं चीज़ों से तो हम लड़ रहे थे, और यही तो कम्युनल इंट्रूजन्स हैं हमारे सेटअप में, और हम पे ही आघात होते थे कि हम कम्युनल हैं। आप एक समुदाय विशेष को, धर्म विशेष के लोगों को लीगल इम्यूनिटी दे रहे हैं कि आप पे कानूनी कार्रवाई कोई नहीं होगी अगर आप जमीन को कब्जा करने का क्राइम करेंगे। एक मतलब क्राइम करने से इम्यूनिटी, मतलब क्राइम आप करते हैं आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। बवाइन स्मगलिंग का भी उसमें था, उसके अगर आप बवाइन स्मगलिंग भी करते हैं, काउ स्लॉटर भी करते हैं, तो आप पे सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी उस 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर में था। तो आप देख लीजिए कि उसका परिणाम क्या है, और आप देख लीजिए आज कौन लोग जो हैं जो उस ऑर्डर के बेनिफिशियरीज की सपोर्ट में आज खड़े हो रहे हैं। देख लीजिए सब, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा। मैं अंत में ये जानना चाहूँगा आपसे कि अब ये लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सियासत हो रही है, और अब जेडीए भी आगे कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि क्या अब इन कार्रवाई हो, और अगर हो तो इन लोगों के लिए क्या कोई व्यवस्था कर दी जाए जहाँ पर ये रहें, या इनको वापस जहाँ इनके पहले यहाँ रहते थे वहीं भेज दिया जाए? देखिए ऐसा है, व्यवस्था का कोई प्रोविजन नहीं। जब आप इनक्रोचर्स को हटाते हैं तो उन्हें रिसेटल या रिहेबिलिटेट नहीं करते। उन्होंने जो किया होता है एट देयर ओन रिस्क एंड कॉस्ट किया होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस कर रहे होते हैं। कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इन्हें कोई दूसरा ज़मीन का टुकड़ा दिया जाए। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इन्हें कोई किसी तरीके की कोई कॉम्पनसेशन पे की जाए। हाँ, इन पे डैमेजेस का केस ज़रूर किया जा सकता है कि हमारी ज़मीन पर बैठे थे इतनी देर से, हमें इतना नुकसान हुआ, इतनी भरपाई हमारे पैसे की करें। तो जेडीए भी कर सकती है, 127 लोग जो परिवार हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी फैमिली के, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, इसलिए मैं उनको भी आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि जितनी राजनीति हो रही है ये एक डिफरेंट लेवल पे हो रही है। जैसा मैंने कहा, ये शाहीन बाग 2 बनने की कोशिश की जा रही है, वही मॉडल को यहाँ पे डुप्लीकेट करने की कोशिश की जा रही है। हैविंग सेड दैट, अब वो क्या कर सकते हैं वो लोग, वो ये कर सकते हैं कि वो और लीगल रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। अगर वाकई में वो कहते हैं कि 60-70 साल का हमारा पोजीशन है और हम इसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो वो और सारे कानून के प्रोविजंस हैं जिसके तहत वो ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं। ओनरशिप क्लेम करने के बाद भी ज़मीन तो खाली करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल की गई है। हाउसिंग एक पब्लिक पर्पस है, तो पब्लिक पर्पस के लिए आपकी अपनी मालकी ज़मीन भी हो तो आप मना नहीं कर सकते, सरकार वो लेती ही है, आपको अधिकाधिक कॉम्पनसेशन मिलेगी। तो वो सब चीज़ें उस डायरेक्शन में चलें, लीगल रेमेडीज अवेल करने की कोशिश करें। ज़मीन तो खाली होगी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो मालिकी नहीं है, मालिकी हो भी जाए तो भी ज़मीन खाली होगी, क्योंकि वो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए आवंटित कर दी गई है। तो उस डायरेक्शन में देखें, अगर कुछ राइट्स इनके बनते हैं, इनको लगता है, तो इनके साथ तो कई वकील भी हैं वहाँ पे जो प्रोटेस्ट साइट पे हैं, बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं, और वो इनकी मदद कर सकते हैं लीगल रेमेडीज में। इंटरिम मेजर में बहुत सारे नेता यहाँ पे आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आई हैं जिन्होंने चादरें भी 10-10 लाख रुपए की ली हैं। हाँ, तो कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करके इनकी सहायता करें, इन्हें कोई छोटा मोटा प्लॉट का टुकड़ा ले दें, थोड़े पैसे डालें, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और इनके तो इंटरनेशनल नेटवर्क्स हैं। तो यहाँ पे विक्टिम कार्ड प्ले करके इन्होंने एक नैरेटिव तो बिल्ड किया ही है, तो चंदा भी बहुत इकट्ठा हो जाएगा। तो वो सारा इकट्ठा करके इन्हें दें, कहीं ज़मीन दे दें।
वैसे भी जो लोग जा रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पास सैकड़ों कनाल जमीन है, हाँ बिल्कुल। तो उसमें से कुछ सस्ते दाम पे दे दें, मैं नहीं कह रहा हूँ मुफ्त दे दें, और इकट्ठा करके मदद कर दें परिवार की, अगर इतनी ही सहानुभूति है। ये नहीं करेंगे नहीं। नहीं, क्योंकि करना कुछ और है ना, परवर्टेड सेक्युलरिज्म, ये दिमाग में रखिए आप। और ये बहुत बढ़िया हुआ कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इनकी राजनीति एक्सपोज हो रही है। हमारे लिए आसान हो रहा है लोगों को समझाना कि देखिए इन चीज़ों का विरोध करने के कारण हमें कम्युनल कहा जाता था, या कम्युनलिज्म का विरोध करने के बावजूद भी हमें, तो नो पीपल आर आसान तरीके से समझ रहे हैं, देख रहे हैं सामने की क्या हो रहा है। तो ऐसा ही मैंने कहा कि इट इज़ हैपनिंग फॉर अ गुड। इस तरह की कार्रवाइयाँ जेडीए और भी करे? नहीं, एब्सोल्युटली जेडीए का जो मैंडेट है वो तो उसे निभाना ही है, पूरा करना ही है। और जहाँ जहाँ जेडीए कार्रवाई अच्छी करता है, आई थिंक समाज की तरफ से भी सपोर्ट आनी चाहिए। हाँ, जेडीए को ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि कानून सम्मत कार्रवाई करे, ड्यू प्रोसेस के जरिए कार्रवाई करे। और दूसरा, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स जो हायर पोजीशंस पे रहे हैं, पावर पोजीशंस पे, वो जिस किसी इलीगैलिटी में शामिल हैं, उन्हें नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी रखा जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुड बी नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी। मतलब किसी छोटे व्यक्ति के खिलाफ करनी है आपने छोटे व्यक्ति के खिलाफ भी अगर उसने गलत किया है, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना है ना अपना काम। तो अगर कोई मिनिस्टर रहा है, कोई एमएलए रहा है, कोई डीसी रहा है, कोई चीफ सेक्रेटरी रहा है, उसने कोई इलीगैलिटी की है, उसने कोई एनक्रोचमेंट की है, उसने गलत कोई कंस्ट्रक्शन की है, तो उसके खिलाफ उसे प्रायोरिटाइज करके पहले उसकी ऐसी कैटेगरी ऑफ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये जो रूपनगर में हुआ है, अब वहाँ पर सियासत तो हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया है। वहाँ पर सियासतदानों को हवा देना, और सियासतदान भी सियासत कर रहे हैं, ये नहीं है कि उनके पास इतनी सारी ज़मीन है, इतना पैसा है तो कुछ खरीद के दे दें या ज़मीन दे दें, थोड़ा वहाँ पर रख लें। लेकिन नहीं, वहाँ पर ऐसी सियासत, ऐसी बातें जिससे लोग भड़कें और वो इस सरकार के विरोध में चले जाए, जबकि सरकार ही उनको बाद में लैंड्स प्रोवाइड करती है। तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, और हमें लगता है कि उन लोगों को एक बार तो उन सियासतदानों को भी वहां पर जाकर उनको समझाना चाहिए कि आपने गलती की है और यहां से आपको जाना ही होगा। जाने के सिवाय को रास्ता नहीं है। अगर किसी को रखना है तो वो अपने अपने लैंड्स दें इनको, नहीं तो इन्होंने जब गलती की तो सोच समझ के ही की होगी। बाकी आप लोग भी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।